नमस्कार, मैं आपका दोस्त सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले और वक्त है चक्रव्यूह का। CHAKRAVIEW। हमारे पहले हफ्ते का रिस्पॉन्स जो आप लोगों ने दिया, हमारे शो को पसंद किया, उसके लिए तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। और जैसे कि हम रोज कहते आए हैं, हम अपने शो को आपकी पसंद के आधार पर तैयार करते हैं। तो चक्रव्यूह के मेन्यू में आज क्या है और क्या वोटिंग पैटर्न आया वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मेन्यू आज का क्या है चक्रव्यूह का वो देख लेते हैं। कौन सी 4 बड़ी खबरें हमारे पास हैं। बांग्लादेश की खबर पहली खबर है चक्रव्यूह में। आज बांग्लादेश की यूनुस सरकार होने वाली है। बांग्लादेश के चुनाव में हिंदू उम्मीदवार का पर्चा क्यों हुआ है रद्द, ये बहुत बड़ी खबर वहां पे हो गई है। इस पर हम खास तवज्जो देंगे। देखते हैं जनता की व्यू में कितने परसेंटेज वोट इसको मिले हैं। हमारी दूसरी कहानी जो मेन्यू में थी वो जेएनयू में फिर से विवादित नारेबाजी हुई है। और उस नारेबाजी में कुछ लेफ्ट संगठनों के छात्र हैं जिन पर इल्जाम लगा है कि वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। क्या है ये पूरा मामला, क्यों सियासी बवाल मचा हुआ है, इसके बारे में तफसील से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, बशर्ते कि हमको पता चले कि वोटिंग में कितना परसेंटेज लोगों ने इस खबर को पसंद किया है। तीसरी कहानी अमेरिका से है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप उठाकर अपने देश में ले आए, लेकिन अपने ही घर में कैसे फंसते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप पर हमारी आज की लीड स्टोरी की तैयारी है। जनता के वोटों को देखना पड़ेगा कि वो कितने प्रतिशत वोट इसको देते हैं। और चौथी स्टोरी जो हमारे मेन्यू में थी वो लगातार नवभारत, टाइम्स नाउ नवभारत उत्तराखंड के अंकिता भंडारी केस को रिपोर्ट कर रहा है। इस पर अब वीआईपी पर घमासान मचा हुआ है। आखिरकार उस रात वीआईपी कौन था, इसके बारे में बहुत सी बातें की गई, आरोप प्रत्यारोप हुए। अब जानकारी निकलकर सामने आनी शुरू हो गई है। संपूर्ण विश्लेषण इस खबर का करेंगे, बशर्ते ये देखने के बाद कि जनता किस खबर को सबसे अधिक वोट करती है। तो मेन्यू आपने देख लिया, अब बात करते हैं आज के पब्लिक की। पब्लिक के व्यू में किसको कितने परसेंटेज वोट मिले हैं, बारी बारी से वो आपको दिखा देता हूं हमारी इस स्क्रीन के ऊपर। पहला, अंकिता केस को 13% लोग देखना चाहते हैं। पायदान नंबर 4 पर उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की स्टोरी बनी हुई है। लगातार टाइम्स नाउ नवभारत एक स्टोरी आपको बता रहा है, अपडेट कर रहा है। तीसरे नंबर पर जो स्टोरी आई है नीचे पायदान नंबर 3 पे, वो ट्रंप पर महाभियोग। ट्रंप वाला मामला, वेनेजुएला वाला मामला, अब क्योंकि ट्रंप के लिए खुद गले की हड्डी बन सकता है, उनके अपने देश में उन पर महाभियोग चलने की खबरें आ रही हैं। 17% लोग इसको देखना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर जेएनयू में जो बवाल मचा है, उमर खालिद को कोई कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रियायत नहीं दी, उसके बाद वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, नारेबाजी हुई, उसको 24% लोग देखना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर पहली पसंद के तौर पर बांग्लादेश की खबर है। बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर हैं और 2 हिंदुओं की वहाँ पर हत्या हुई है। अल्पसंख्यक को लगातार टारगेट किया जा रहा है। 46% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं। तो आज का वोटिंग पैटर्न बहुत साफ है। बांग्लादेश टॉप मोस्ट खबर, जेएनयू सेकंड नंबर पर, ट्रंप वाली खबर नंबर 3 पर और अंकिता केस नंबर 4 पर। इसी लिहाज से हम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं बारी बारी से हर खबर की। और पहली खबर, जैसा कि बांग्लादेश को वोट मिला है। बांग्लादेश में रह हुए जो वहाँ पे हिंदू हैं, उन पर एक तरीके से अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे 12 फरवरी यानी बांग्लादेश में आम चुनावों की तारीख करीब आ रही है, अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं पर जुल्म की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और जघन्य भी होती जा रही हैं। यहाँ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की नई लहर में 24 घंटे के भीतर 2 लोगों की हत्या हुई है। सोमवार रात दुकानदार शरद चक्रवर्ती मणि और पत्रकार राणा प्रताप बैरागी का मर्डर हुआ। शरद मणि पर नरसिंहगी के बाजार में हमला किया गया। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। शरद मणि कई साल साउथ कोरिया में काम करने के बाद कुछ समय पहले वापस बांग्लादेश लौटे थे। तो 45 साल के राणा प्रताप कारोबारी के साथ साथ यहाँ के एक अखबार बीडी खबर के कार्यकारी संपादक थे। उन्हें जशोर के कोपलिया बाजार इलाके में हमलावरों ने पहले सिर पर गोली मारी और फिर गला भी रेत दिया। बांग्लादेश में पिछले 19 दिनों में 6 हिंदुओं की जान भीड़ ने ली है। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र की हत्या हुई थी। फिर 24 दिसंबर को अमृत मंडल का मर्डर हुआ। 29 दिसंबर को ब्रजेंद्र विश्वास को बड़ी बेरहमी से मारा गया। तो फिर साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को खोकेन चंद्र दास को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। अस्पताल में इलाज के दौरान खोकेन की मौत हो गई थी। और अब राणा प्रताप और शरद मणि चक्रवर्ती, ये 2 नाम और इस लिस्ट में जुड़ गए। यानी महज 3 हफ्ते के भीतर 6
हिंदुओं की 6 अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की हैवानियत यहीं पर खत्म नहीं हुई। तस्वीरें बांग्लादेश के झेंदी जिले से आपके सामने हैं। यहाँ पर एक हिंदू विधवा के साथ दरिंदगी की हद पार कर दी गई। आरोपी की शाहीन और हसन ने महिला के घर में घुसकर गैंगरेप किया, पीड़िता को पेड़ से बांधकर जबरन बाल तक काटे और तो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया ताकि हिंदुओं में डर का माहौल बने। अस्पताल ने महिला के साथ यौन हिंसा की पुष्टि कर दी है। ऐसे में सवाल है, आखिरकार बांग्लादेश में ऐसा कब तक होता रहेगा? क्यों हिंदुओं को टारगेट पर लिया जाता है? बांग्लादेश में एक और अल्पसंख्यक की हत्या की खबर है। दूसरी ओर जो हिंदू लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ की संसद में माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, नुमाइंदगी करना चाहते हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। जी हाँ, ये खबर बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली है। हिंदू लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ की संस्थाएं ऐसा करने से उनको रोक रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका की गोपालगंज 3 सीट से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना चुनाव लड़ा करती थी। इस सीट से इस बार हिंदूवादी नेता और वकील गोविंद चंद प्रामाणिक निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे। गोपालगंज की सीट पर 3 लाख वोटर में से 51% हिंदू बताए जाते हैं। बांग्लादेश के चुनाव नियमों के मुताबिक निर्दलीय उम्मीदवार को अपने इलाके के 1% वोटर्स के साइन लेने होते हैं। ये वहाँ पर मैंडेटरी है। अगर आपको इंडिपेंडेंट लगना है तो अपने वोटर्स के बीच से 1% के आपको हस्ताक्षर लेकर अपना एफिडेविट जमा करना होता है। प्रमाणिक ने 3000 यानी 1% वोटर्स के साइन लाने का ये जो क्राइटेरिया था वो पूरा कर लिया था। बावजूद इसके उनका नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। गोविंद बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत के महासचिव भी हैं। हिंदुओं को संगठन को एक साथ लेकर चलते हैं गोविंद प्रामाणिक का सीधा आरोप है कि जिन वोटर्स ने उनके नॉमिनेशन के लिए साइन किए थे, उन वोटर्स पर दबाव बनाया गया, जिस बाद वो पीछे हट गए और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। मेरे साथ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही गोविंद प्रामाणिक हैं। हिंदुओं को रिप्रेजेंट करना चाहते थे चुनाव लड़कर बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन इनको चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसमें पाकिस्तान का भी एक एंगल है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। वही पाकिस्तान जिसने 1971 में बांग्लादेशियों के दिल पर गहरे जख्म दिए थे, लाखों बांग्लाभाषी मुसलमानों की जान ली, अस्मिता को रौंदा और नरसंहार किया। वो बांग्लादेश उसी पाकिस्तान की गोद में आज चुपके से सर रखने जा रहा है। 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद यहां पाकिस्तान का दखल तेजी से बढ़ा है। कई ऐसी चीजें हुई हैं जो बांग्लादेश बनने के बाद पहली बार हुई। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चल रही अंतरिम सरकार में पाकिस्तान के साथ व्यापार, कूटनीतिक संबंध और रक्षा सहयोग को काफी हद तक बढ़ाया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार समेत कई हाई लेवल दौरे हुए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने बांग्लादेशी सैन्य अधिकारियों से मुलाकातें की। खबर यह भी है कि ISI ने ढाका में इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क बनाने की कोशिश की है। एक और बांग्लादेश में पाकिस्तान अपने पांव पसारने की कोशिश में है। दूसरी ओर जमात-ए इस्लामी जैसे कट्टरपंथी समूह इसका समर्थन कर रहे हैं और यही भारत और वहां वाले अल्पसंख्यकों के लिए चिंता की बड़ी वजह है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे कोई भी भारतीय खुश नहीं हो सकता। इस मामले का कूटनीति के साथ साथ कई और तौर तरीके हैं जिससे समाधान निकला जा सकता है, लेकिन पूरे मामले में अब क्रिकेट, जी हां क्रिकेट, सॉफ्ट टारगेट बन गया है। बीते 48 घंटे में जो कदम सरहद के दोनों तरफ से उठे हैं इस खेल को लेकर, उसे देखकर यह लगने लगा है कि बांग्लादेश और भारत की टीमें अब क्रिकेट आपस में हाल फिलहाल में शायद ही खेल पाएं, क्योंकि क्रिकेट के नाम पर भी दोनों देश अब ये दिखाने में तुल गए हैं दुनिया के लोगों को कि विरोधी मुल्क में हालात खेलने लायक नहीं बचे हैं, यानी परिस्थितियां माकूल नहीं है। कूटनीति और राजनीति का शिकार खेल, और वो भी क्रिकेट, कैसे हो रहा है वो भी आपको जल्दी से याद दिला देता हूं। आपको याद होगा चक्रव्यूह के इस कार्यक्रम में लगातार हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं, और कल ही मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की IPL टीम KKR ने BCCI के निर्देशों पर टीम से बाहर कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश की बौखलाहट सामने आई। बांग्लादेश सरकार ने देश के अंदर IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग के जितने मैचों का ब्रॉडकास्ट होता है, टेलीकास्ट होता है, उस पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने
आईसीसी से T20 वर्ल्ड कप के बांग्लादेश के जो मैचेस हैं उनका वेन्यू बदलने की मांग की है। टूर्नामेंट 7 फरवरी से यानी 1 महीने के बाद शुरू होना है। तय कार्यक्रम के मुताबिक बांग्लादेश को अपने सभी ग्रुप स्टेज मैच भारत में खेलने हैं। उसके 4 में से 3 मुकाबले कोलकाता में हैं और 1 मैच मुंबई में शेड्यूल है। और यही है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि इन मैचेस को भारत से शिफ्ट कर जो दूसरी को होस्ट कंट्री है श्रीलंका, वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए। बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल में एंट्री के बाद से पहले से ही संगीत सोमसरी के बीजेपी के नेता से लेकर तमाम हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे थे। तो वहीं अब रहमान की छुट्टी के बाद भी ये विवाद थमा नहीं है। ऐसा लगा कि मुस्तफिजुर को भारत आने से रोका गया तो विवाद थम जाएगा, उल्टा विवाद और गहरा गया है क्योंकि बांग्लादेश ने पलटकर भारत के खिलाफ कदम उठा लिए हैं। इस पूरे मामले पर सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं शशि थरूर, जो कि विदेश मामलों के बहुत बेहतरीन जानकार भी हैं, पूर्व विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उनका कथन सुनिए और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य वो कैसे व्यू और काउंटर व्यू इस कहानी पर दे रहे हैं वो आपको देखना चाहिए। अच्छा है कि अब बांग्लादेश के खिलाड़ी हमारे देश में नहीं खेलेंगे। उन्होंने लिया था, बाद में वापस कर दिया। भारत की जनता जनार्दन का सम्मान किया है उन्होंने, और होना भी यही चाहिए कि जो लोग हमारे हिंदुओं को जला रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, उन लोगों से हमें क्यों संबंध रखना है। हमारा आपसे संबंध तभी स्थापित होगा जब आप हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी देंगे। I made my view very clear on this from the start. I've argued for some time that sport should be kept apart from politics, or rather that sport should not be made to bear the principal burden of political failures. क्रिकेट को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के इस पहलू से देश की बड़ी आबादी सहमत हो सकती है, तो वहीं थरूर साहब पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक तराजू में तोलने वाली जो रणनीति है बीसीसीआई की, उसकी बड़ी कूटनीतिक गलती इस वक्त बताते हैं। तो वह इसका एक तीसरा पहलू भी है, वह वीर सांघवी सरी के सीनियर जर्नलिस्ट, जिन्होंने एक लेख लिखा है। वीर सांघवी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है इस लेख को, और वो इस ट्वीट में लिखते हैं कि बांग्लादेशी क्रिकेटरों पर बीसीसीआई का कायरतापूर्ण यू टर्न नफरत की ताकतों के सामने सरेंडर है। इसने भारत की बांग्लादेश नीति को नुकसान पहुंचाया है। खेल निकायों को राजनेताओं द्वारा चलाए जाने की अनुमति देने की यही कीमत हमें चुकानी पड़ती है। वीर सांघवी ने इसे लेकर बाकायदा एक आर्टिकल भी लिखा, जिससे उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। वीर सांघवी लिखते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि उसकी टीम अगले महीने T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी। मतलब भारत बांग्लादेशियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहा, जो हिंदू दक्षिणपंथ से दिख रही नफरत की ओर इशारा करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई बहुत मशहूर है, भय बिन होई न प्रीत, यानी जब विनय या प्रेम से काम ना चले तो कई बार कठोर कदम उठाने आवश्यक हो जाते हैं, कड़ा रुख दिखाना होता है। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ कड़े फैसले क्रिकेट के लिए ही होने चाहिए, जैसा कि मुस्तफिजुर रहमान के केस में हुआ? क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में आने से रोककर वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सकता है, या इसके लिए किसी दूसरी रणनीति की जरूरत है, जिसका जवाब सरकार को जरूर ढूंढना चाहिए। क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव हो चुका है, और इसको इस प्रिज्म से देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, खासकर क्रिकेट के मामले में, दो अलग तरह के मुल्क हैं। क्या जो रणनीति इस वक्त अपनाई गई है क्रिकेट के प्रशासकों के द्वारा अपने देश में, क्या वो जायज़ है? इस पर भी अब बहस छिड़ गई है, इस पर पुनर्विचार होने की मांग की जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, और अब बात देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में से एक जेएनयू की करते हैं, जहां देर रात छात्रों के कथित विवादित नारेबाजी के वीडियो पर बवाल मचा हुआ है। 35 सेकंड के इस वीडियो में जेएनयू के छात्र आपत्तिजनक, बेहद आपत्तिजनक नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। ये प्रदर्शन जेएनयू में साबरमती हॉस्टल के पास गोरिल्ला ढाबा के सामने का बताया जाता है। गोरिल्ला ढाबे को खुद जेएनयू के छात्र चलाते हैं, जहां वे चाय खुद बनाते हैं। ये ढाबा अक्सर विरोध प्रदर्शनों और बहस का सेंटर पॉइंट बताया जाता है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में नारे लगाए। इस वीडियो में छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी करते हुए भी सुनाई दे रहे हैं, वो भी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। दरअसल कल ही देश की सर्वोच्च अदालत ने
दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने इनके साथ बंद 5 और आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी थी। इसके बाद कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए तो कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। इसीलिए जेएनयू के इस प्रदर्शन को उमर खालिद और शर्जिल के समर्थन से जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष अदिति मिश्रा के मुताबिक हर साल छात्र 5 जनवरी 2020 को कैंपस में हुई हिंसा के विरोध में ऐसा प्रदर्शन करते हैं। इस बार भी छात्र इसी के लिए वहां पर एकजुट हुए थे और ये प्रदर्शन उसी से जोड़कर इसको देखना चाहिए। दरअसल 2020 की वो तारीख भी 5 जनवरी थी। आपको वो घटना मैं याद दिला देता हूं जब नकाबपोश लोगों ने जेएनयू के अंदर हिंसा फैलाई थी। और कल भी 5 जनवरी थी जब कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन इस तारीख ने जेएनयू की जो उसकी खासियत है, जो उसकी पहचान है, उस पर बट्टा तो जरूर लगाया है। 5 जनवरी 2020 को जेएनयू के अंदर हिंसा भड़क गई थी। कुछ नकाबपोश लोग कैंपस के अंदर घुस गए थे। कैंपस में घुसकर 3 हॉस्टल्स में छात्रों से मारपीट की गई थी। उस वक्त जेएनयू के अध्यक्ष आयशी घोष पर लाठियां बरसाई गई थी। नकाबपोश हमलावर पत्थर और लोहे की रॉड लेकर आए थे। इन लोगों ने हॉस्टल में कोहराम मचा दिया था। खिड़कियां, टेबल, मेज जो हाथ में आया सब तोड़ दिया। लगभग 2 घंटे तक कैंपस में अफरा तफरी मची रही, जिसमें जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष आयशी घोष सहित कम से कम 28 लोग घायल हो गए थे। आरोप है कि हमलावरों ने एम्बुलेंस को भी रोका और घायलों को अस्पताल पहुंचने से रोकने की कोशिश की। उस समय जेएनयू में छात्र हॉस्टल फीस वृद्धि और नए हॉस्टल मैनुअल के खिलाफ लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि इसी के विरोध में एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने नकाब पहनकर हमला किया। ये एबीवीपी पर आरोप लेफ्ट के संगठनों ने लगाया है। दिल्ली पुलिस पर भी कैंपस में हिस्सा करने वाले पर कार्रवाई न करने और एफआईआर में घोष सहित छात्र संघ नेताओं का नाम होने पर पक्षपात का आरोप उस वक्त लगा था। उसी के प्रोटेस्ट में हर साल 5 जनवरी को ऐसे प्रदर्शन जेएनयू के कुछ जगहों पर होते रहे हैं। कल प्रदर्शन के लिए छात्रों से रात 9 बजे साबरमती हॉस्टल के बाहर इकट्ठा होने की अपील की गई थी। शुरुआत में 30 से 35 छात्र वहां पहुंचे। तब तक प्रदर्शन हिंसक हमले की याद करने तक सीमित था, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी छात्र के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कार्यक्रम का रंग बदल दिया। जेएनयू के वामपंथियों के द्वारा जो जीत के आए हुए हैं, उनके द्वारा प्रोटेस्ट कॉल दिया गया साबरमती ढाबे पे, और वहां पर जाने के बाद ये शर्जिल इमाम और उमर खालिद, जिनके ऊपर यूएपीए लगाया गया, एक देश विरोधी तत्व के खिलाफ जो यूएपीए लगाया गया, उसके सपोर्ट में इन्होंने अपने प्रोटेस्ट को चेंज कर दिया और इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जेएनयू में छात्र राजनीति मुख्य रूप से वामपंथी संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच, यानी ये जो कि बीजेपी के छात्र संगठन माना जाता है, उनके ध्रुवीकरण पर इन दिनों टिकी हुई है। जेएनयू को लंबे समय से वामपंथ का गढ़ कहा गया, जहां वैचारिक बहसें, प्रदर्शन और छात्र सक्रियता का लंबा इतिहास रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जेएनयू में जो कुछ हो रहा है वो इस वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की साख पर सवाल उठाने के लिए बहुत कुछ कहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कथित नारेबाजी का आरोप लेफ्ट समर्थित छात्रों पर लगा और एबीवीपी हमला बोल रही है। ऐसे नारे भारत की संप्रभुता और भारत की जो अखंडता है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और देश भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी होती है और एबीवीपी आरएसएस की कब्र खोदने की बात कही जाती है। ये वही लोग हैं जो 2016 में उमर खालिद और शर्जिल इमाम जो नारे लगाते हैं, अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा, ऐसे नारे लगते हैं। ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट, सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट लोगों की भारत या ऐसे कैंपसेस में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कल रात नारेबाजी हुई, दिन भर आज राजनीति उबाल पर रही। छात्रों की इस नारेबाजी पर अब जेएनयू प्रशासन सख्त हो गया है। उसने दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने को कहा है। इसके लिए जेएनयू के सिक्योरिटी विभाग ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी भी लिख दी है। चिट्ठी के मुताबिक ये नारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है, कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। चिट्ठी में जेएनयू प्रशासन ने कुछ छात्रों के नाम भी दिल्ली पुलिस को दिए हैं, ऐसा इस चिट्ठी को पढ़कर प्रतीत होता है। वीडियो वायरल हुआ तो जेएनयू से निकलकर मामले में सियासी अब तूल पकड़ लिया। जाहिर है जो कथित नारे जेएनयू में लगाए गए उसे किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि
प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल है। लेकिन इस नारेबाजी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को राहुल गांधी पर हमले का एक और मौका दे दिया है। मैं समझता हूं जेएनयू को कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का एक अड्डा बना रखा है और उसमें राहुल गांधी जैसे मानसिकता, विकृत मानसिकता के लोग, टीएमसी जैसे, कम्युनिस्ट जैसे, ये सारे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में, और मोदी और अमित शाह कब्र खोदेगा। अरे मोदी, अमित शाह भारत के दुश्मनों का कब्र खोदते हैं। और मुझे तो लगता है ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। नारेबाजी अपनी जगह है, सियासी बयानबाजी अपनी जगह। लेकिन गिरिराज सिंह का यह बयान सुनकर यह समझ में नहीं आया कि इसके पीछे राहुल गांधी का हाथ कैसे हो सकता है, क्योंकि जो संगठन नारेबाजी कर रहे थे वो तो लेफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं। खैर छोड़िए, लेकिन कांग्रेस के नेता भी इस मामले में कम नहीं है। भले औपचारिक तौर पर पार्टी के किसी पद पे हो या ना हो, प्रवक्ता हो या ना हो, लेकिन जिस कथित नारेबाजी ने जेएनयू की साख को दांव पर लगा दिया, उसी के समर्थन में कांग्रेस के नेता उदित राज खड़े हो गए। स्टूडेंट्स हैं, आक्रोश में आके ऐसा कर देते हैं, उसका कोई लिटरल मीनिंग थोड़ी होता। मतलब है कि अब तमाम ऐसी जगहों पर नारे लगते हैं, देश के गद्दारों को मारो जूते चार, तो ये आम बातें हैं। तो कोई नेताओं को या जिसके खिलाफ में कोई आरोप नारे लगते हैं, क्या उनको वास्तव में जूता मारा जाता है? तो ये बात है, कोई बड़ी बात तो ऐसी है नहीं। ये बड़ी बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई बड़ी बात है नहीं। इससे तो नारे हैं, हर तरह से लगते रहते हैं, डेमोक्रेसी है। इस पूरे मामले को बीजेपी ने आज काफी तूल दिया। कांग्रेस के बड़े नेता जो औपचारिक पदों पर है, जो पार्टी का मीडिया सेल है, उसने कोई अपनी तरफ से बयानबाजी नहीं की। लेकिन हाँ, उदित राज और राशिद अल्वी जैसे नेताओं ने बयान दिया, जिनको रोकने की कोशिश भी कांग्रेस आलाकमान ने नहीं की, क्योंकि ये नेता कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं, कांग्रेस के लिए लगातार बयान देते हैं और मीडिया पैनल्स पर आकर बैठते भी हैं। खैर आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है और ये धीरे धीरे करके आंकड़े अब साफ होते जा रहे हैं कि यूपी में क्या हो रहा है। इसमें 2,89,00,000 लोगों के नाम कट गए हैं। जी हाँ, करीब करीब 3 करोड़ लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट से कटे हैं। ये कुल वोटर्स का करीब करीब 18% होता है। पहले यूपी में 15,44,00,000 वोटर्स थे और अब ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक 12,55,00,000 मतदाता बचे हैं। चुनाव आयोग ने अब 6 फरवरी तक का दावा और आपत्ति दर्ज करने का समय दे दिया है, जिसके बाद 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यानी 6 फरवरी तक वो तारीख है कि अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है तो आप अपनी आपत्तियां दर्ज कराकर अपना नाम इंक्लूड अभी भी करा सकते हैं। और 6 मार्च के बाद जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित हो जाएगी, इसमें किसी और वोटर का नाम फिलहाल नहीं जोड़ा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं, ये आंकड़े आपके सामने हैं। कुल मतदाता 12,55,00,000 निकले। माइग्रेटेड वोटर, जिनके वोटर्स कटे वो 2,17,00,000 है। नाम कटने की संभावना करीब 2,89,00,000 लोगों की है। और ये अलग अलग शहरों का जिनके वोट कटे हैं वो कितने बड़े शहरों में ज़्यादा वोट कटे हैं। लखनऊ से करीब 12 लाख, प्रयागराज से करीब 11.5 लाख, कानपुर से 9 लाख, गाजियाबाद से करीब 8,18,000, बरेली से करीब 7 लाख से ऊपर, मेरठ में 6 लाख से ऊपर, गोरखपुर में 6 लाख से ऊपर, सीतापुर में 6 लाख से ऊपर, जौनपुर में करीब 6 लाख। यानी ये वो आंकड़े हैं जो बड़े बड़े शहरों से वोटर लिस्ट से गायब हुए हैं। मृत मतदाता जो पता लगे वो 46,23,000 है। अब इस पूरी कहानी में ये बात, डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या जो निकली है, जिनका 2 जगह नाम था, वो 25,47,000 है। इसको भी छांट दिया है चुनाव आयोग ने अपनी इस प्रक्रिया के दौरान। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि वोटर करीब 18% वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में गायब हुए हैं। ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, इसका मतलब ये कि ये फाइनल वोटर लिस्ट अभी नहीं है।
अगर कुछ नाम इंक्लूड कराने हो तो अभी भी कराए जा सकते हैं। वो प्रक्रिया 6 फरवरी तक चल रही है। अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा। अभी भी आपके पास आज से 1 महीने का और वक्त है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी क्या कह रहे हैं उनको भी सुन लेते हैं। मैपिंग की जब बात कर रहे हैं तो वो केवल ये जो 12,55,56,025 इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में है और हमारा 8% के आसपास, 8 से थोड़ा ज़्यादा परसेंट अभी मैप नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को नोटिस जाएंगे जिसको अनमैप्ड कैटेगरी के इलेक्टर बोलते हैं और 1,04,00,000 के पास, 4 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं जिनको नोटिस जाएगा। तो 6 जनवरी से अब हमारा नोटिस चरण भी प्रारंभ हो गया है और दावे आपत्तियों का निस्तारण भी करेंगे। ये 27 फरवरी तक चलेगा। तो जहां तक मतदाता का प्रश्न है उसे 6 फरवरी का दिन याद रखना चाहिए ताकि दावा आपत्ति जो उसको करना है वो 6 फरवरी से पूर्व ही कर देंगे। बात यूपी की कर रहे हैं तो खास तौर पर बनारस, वाराणसी के बारे में आपको बता दूं, जो कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है। वाराणसी में 5,73,000 से अधिक लोगों के नाम सूची से इस बार बाहर हुए हैं। सबसे अधिक कैंट विधानसभा और शहर उत्तरी से लोगों के नाम कटे हैं। जिन लोगों के नाम सूची से बाहर हैं वे फॉर्म 6 और 7 भरकर अपना नाम अभी भी जुड़वा सकते हैं। ये हम बार बार याद दिला रहे हैं कि अगर आप लिस्ट चेक करिए, आपका नाम नहीं है तो 6 फरवरी तक का आपके पास वक्त है। यही कहना है उप जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार का। कुल 25,80,502 वोटर्स हमारे वाराणसी में शामिल हैं और SIR जब प्रारंभ हुआ था तो हमारे पास 31,53,705 वोटर थे। तो इस प्रकार 5,73,203 जो वोटर हैं जो हमारे अनकलेक्टेबल की श्रेणी में थे, जो दौरान SIR BLO और BLA के द्वारा टेस्ट नहीं किया जा सका, इसमें वो लोग शामिल हो सकते हैं जो या तो डेट करके या तो ऑलरेडी डुप्लीकेट हैं। अनुरोध करना चाहेंगे, जनता से अपील करना चाहेंगे कि अगर किन्हीं कारणों बस उनका नाम शामिल नहीं हो पाया ड्राफ्ट रोल में तो किसी तरह का उस परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑनलाइन फॉर्म 6 या ऑफलाइन हमारे BLO के द्वारा फॉर्म 6 लेकर के और घोषणा पत्र लेकर के भर लें और उनको उनका नाम फाइनल में प्रकाशित करें। जो समझते हैं इस प्रोसेस को, उन जानकारों का कहना है कि 8 से 10% तक नामों का कटना तो समझ में आता है। इतना शिफ्टिंग होती है, इतने नाम या तो मृत हो जाते हैं वोटर या शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन 18-19% तक नाम कट जाना, इस पर सब आश्चर्य कर रहे हैं और इसीलिए आरोप प्रत्यारोप भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच शुरू हो गया है। आइए सुन लेते हैं। देखिए, SIR के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, ये चुनाव आयोग की मंशा है और निश्चित तौर पे जब निष्पक्ष चुनाव होंगे तो लोकतंत्र के स्तंभ को और मजबूती मिलेगी और इस पूरे प्रक्रिया से हमारा भारत का लोकतांत्रिक स्तंभ और मजबूत होगा। वोटर लिस्ट में जो नाम काटे गए हैं उसके अलावा कोई भी नाम जोड़ा नहीं गया है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि हर मतदाता का नाम लिस्ट में हो, लेकिन बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काट दिए गए हैं। अब चुनाव आयोग को चाहिए कि फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया शुरू करे। SIR का ये काम 12 राज्यों में चल रहा था। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतदाता सूची के 12 राज्यों में अब यूपी का ड्राफ्ट तो आज आया है, लेकिन बाकी राज्यों की ड्राफ्ट लिस्ट आ चुकी है। आइए देख लेते हैं कहाँ क्या स्थिति, क्योंकि मेरे हिसाब से 18% नाम कटना वाकई में आश्चर्य करता है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा 18% वोट कटे हैं। ये अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा दिखाई देता है। जबकि तमिलनाडु में भी हुआ SIR, वहाँ पे 15% का आंकड़ा है, यहाँ पर 15% लोगों के नाम कटे हैं। गुजरात की बात करें, वहाँ पे 14% वोट कटे हैं। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, यहाँ पर 8% ही वोट कटे हैं। और राजस्थान एक और बड़ा राज्य है, यहाँ पर भी 8% वोट कटे हैं। यानी अगर आप ये लिस्ट देखते हैं तो समझ में आता है कि यूपी में सबसे अधिक नाम कटने की नौबत दिखाई दे रही है इस ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक। इसके पहले SIR सबसे अधिक चर्चा में आया था बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान। बिहार में शुरू हुआ था, वहाँ पे क्या स्थिति रही थी, फाइनल ड्राफ्ट आते आते वो आंकड़ा भी आपके सामने में रख देता हूँ। चुनाव आयोग ने जो ड्राफ्ट दिया था, बिहार में जब ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी तब 8% नाम कटे थे, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट आई तो 6% मतदाता ही कम हुए, यानी 2% का इजाफा हुआ और ये 2% ने अपने नाम बाद में जुड़वाए ड्राफ्ट आने के बाद, जैसा कि आज यूपी में हुआ है कि आप चाहें तो नाम जुड़वा सकते हैं। तो लगभग 7-8% के नाम मतदाताओं के कटेंगे।
इसको एवरेज माना जाता है, इसको ठीक माना जाता है, लेकिन 18-19% के नाम कट जाएं, ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। और अब इसी नोट पर टाइम हो गया है 7:27 और वक्त है इस वक्त की बड़ी खबरों का। आइए उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात इंदौर की करेंगे। इंदौर दूषित पानी मामले पर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। स्टेटस रिपोर्ट में मृतकों की संख्या को लेकर कोर्ट ने फटकार लगाई और सरकार से इस पर जवाब मांगा। आपको याद है, स्टेटस रिपोर्ट में केवल 4 मौतों की बात सरकार ने की थी। इसी को लेकर हाईकोर्ट नाराज दिखाई दी। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया। विधानसभा परिसर के भीतर एक संदिग्ध युवक ने आज घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। अगली खबर जी राम जी कानून को लेकर है, जिस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मील का पत्थर इस कानून को बताया है। योगी ने कहा कि नए कानून से किसानों और मजदूरों का बहुत फायदा होने वाला। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्यमंत्री ने। पहले संसाधनों पर डाका डाला जाता था, लेकिन अब इसका सीधा फायदा किसानों को और मजदूरों को मिलेगा। अगली खबर ईरान की है। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गए, बढ़ गए हैं। अब तक 35 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। 1200 लोग को हिरासत में लिया गया है। खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि खामेनेई रूस भाग सकते हैं, रूस की बचा नहीं जा सकती। और अब बात वापस लौटते हैं चक्रव्यूह की बाकी खबरों में। अमेरिका की करता हूं। अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला में जो कुछ करा है उन्होंने, उस पर उसका जिक्र आपके सामने कर देता हूं। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के बाद ट्रंप की जुबान और तेज हो गई है। पूरी दुनिया ने देखा कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को कैद किया गया। उन्हें न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेश किया गया। एक देश के राष्ट्रपति को कैद करने पर एक तरफ ट्रंप की आलोचना हुई, वहीं ट्रंप हैं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए हैं, खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वो भी तब जब अमेरिका में उनके खिलाफ महाअभियोग लाने की आवाज भी उठने लगी है। लेकिन ट्रंप की मनमर्जी जैसे आसमान छू रही है। बारी बारी से आपको दिखा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जुबान कुछ कैसी हो गई है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आजकल कह रहे हैं मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। और इसी मेरी मर्जी वाले अंदाज में दबंग नीति को वो बढ़ाते हुए नजर आते हैं। ट्रंप की विदेश नीति कैसी है, उस पर एक नजर डालते हैं। ट्रंप की टेढ़ी नजर अब कोलंबिया पर है, कोलंबिया के बाद क्यूबा पर है, मैक्सिको पर है। बारी बारी से दुनिया के नक्शे पर आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रंप हर जगह अपना दबंगई दिखाना चाहते हैं। और तो और ट्रंप ने नेटो के मेंबर ग्रीनलैंड को भी धमकाना शुरू कर दिया। ग्रीनलैंड जो अमेरिका के उत्तर में आता है। लेकिन सवाल ये है कि ये धमकियां आखिर क्यों हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट है, या उनका अपना इंटरेस्ट यानी उनके परिवार का बिजनेस फर्स्ट है, या पर्दे के पीछे कुछ बड़ा खेल चल रहा है? बड़ा सवाल है, क्या ये सब चीन की वजह से हो रहा है? हमको नहीं भूलना चाहिए कि वेनेजुएला ऑपरेशन को ट्रंप ने अपनी बड़ी जीत बताया। मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में अपना दबदबा दिखाया है, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। ट्रंप अब कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेद्रो को बीमार आदमी कह रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि कोलंबिया में सैन्य ऑपरेशन साउंड्स गुड टू मी, यानी मुझे अच्छा लग रहा है। इतना ही नहीं, वो क्यूबा को ढहने वाला बता रहे हैं। वहीं मैक्सिको पर ड्रग्स और इमिग्रेशन के नाम पर हमले की धमकी दे रहे हैं। और ग्रीनलैंड को लेकर वो तो सीधे सीधे कहते हैं हमें ग्रीनलैंड चाहिए। ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ ताकत दिखाने की रणनीति है, या इसके पीछे कोई और बड़ा दुश्मन छिपा है? डोनाल्ड ट्रंप की नई वार्निंग्स के पीछे एक नाम बार बार सामने आ रहा है, वो नाम है चीन। अगर गौर से देखा जाए तो ट्रंप की धमकियों की सूची में आज वही देश सबसे ऊपर है जहां चीन ने निवेश के नाम पर अपने पांव फैलाए हैं। लैटिन अमेरिका को अमेरिका अपनी जागीर मानता रहा है, लेकिन पिछले 2 दशकों में चीन ने इसे अपनी बेल्ट एंड रोड की जंजीरों में जकड़ लिया है। अरबों डॉलर के निवेश, बंदरगाह, माइनिंग के साथ साथ कच्चे तेल को लेकर भी चीन ने इन देशों के लिए अपना खजाना खोल रखा है। वेनेजुएला में चीन ने तेल के लिए भारी दांव लगाया, क्यूबा में मिलिट्री बेस बना लिए, कोलंबिया और मैक्सिको में अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया है। अगर हम गहराई से देखें तो ट्रंप की ये धमकियां उन्हीं देशों के खिलाफ हैं जहां चीन अपने पांव मजबूती से जमा रहा है। चीन दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है।
अरबों डॉलर के निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एनर्जी डील्स चीन की तरफ से ये सब बरसों से वहां चल रहे हैं। तेल और मिनरल्स के बदले में ही चीन ने वेनेजुएला में मादुरो रिजीम को अपना सपोर्ट किया था। लेकिन वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के बाद पिक्चर बदल रही है। अब आइए आपको मैप के जरिए ट्रंप के वार्निंग के क्लोज व्यू बता देता हूं। सबसे पहले बात कोलंबिया की करते हैं। कोलंबिया अमेरिका के लिए तेल का मेन सप्लायर रहा है, लेकिन अभी चीन कोलंबिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है। वहीं यह भी सच है कि कोलंबिया दुनिया का सबसे बड़ा कोकेन यानी ड्रग्स का सप्लायर है। लेकिन क्या ड्रग्स का यह नेटवर्क अमेरिकी डिमांड के बिना खड़ा रह सकता है? 2022 में कोलंबिया में वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेड्रो आए। गुस्तावो पेड्रो ने कहा कि अमेरिका की ड्रग नीति फेल है। बस यहीं से ट्रंप उनसे नाराज हो गए। अब बात मेक्सिको की। मेक्सिको को लेकर तो ट्रंप का सपना बॉर्डर वॉल था। वो दीवार पूरी नहीं बन पाई, लेकिन ट्रंप का गुस्सा पूरा बचा है। ट्रंप का आरोप है कि मेक्सिको से फेंटेनिल ड्रग्स आ रही हैं। फेंटेनिल की तस्करी अमेरिका में ओवरडोज मौतों की बड़ी वजह बनी हुई है। वहीं मेक्सिको में चीन का ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। अब बात क्यूबा की। क्यूबा के साथ चीन का पुराना गठजोड़ है, कम्युनिस्ट कनेक्शन रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्यूबा में चीन का निवेश और मिलिट्री इंटेलिजेंस भी बहुत बड़ा है। क्यूबा को ट्रंप ने फिर से आतंकवाद प्रायोजक देश की सूची में डाल दिया है। दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड में ट्रंप की दिलचस्पी उसके भूगोल से जुड़ी हुई है। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ग्रीनलैंड के पास से ही आर्कटिक रीजन में नया शिपिंग रूट गुजरता है। ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अहम जगह है। ग्रीनलैंड में सोना, निकल के साथ साथ रेयर अर्थ मेटल का बहुत बड़ा भंडार है और वो आर्कटिक रीजन में रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना है। चीन ग्रीनलैंड के माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भारी निवेश लगातार करता रहा है। अब सवाल है कि क्या इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए? हालांकि इसमें वो एक वाक्य और जोड़ रहे हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड सुरक्षा के लिए चाहिए। लेकिन सवाल सीधा है, क्या सुरक्षा का हवाला देकर किसी संप्रभु राष्ट्र पर ऐसा दावा कोई कैसे कर सकता है? बड़ा सवाल है कि क्या ग्रीनलैंड में ट्रंप संसाधनों की लूट चाहते हैं या डिफेंस का हवाला देकर ये उनके दबदबे की भूख है। एक तरफ अमेरिका से बाहर ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप को खुला जवाब दे रहे हैं, तो वहीं अमेरिका में भी प्रेसिडेंट ट्रंप महाअभियोग के चक्रव्यूह में घिरते नजर आ रहे हैं। अमेरिका की डेमोक्रेट पार्टी ने ट्रंप को टारगेट पर ले लिया है। वेनेजुएला पर मिलिट्री एक्शन को डेमोक्रेट्स असंवैधानिक करार दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि यह एक्शन कानून कांग्रेस की मंजूरी के बिना कैसे लिया गया। यह सीधा साधा वॉर पावर्स एक्ट का उल्लंघन है। अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट सांसद कहते हैं कि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की सीमाएं लांघ दी हैं। वेनेजुएला में जो हुआ वो कोई पुलिस ऑपरेशन नहीं था, ये युद्ध जैसी सैन्य कार्रवाई है और युद्ध का फैसला अमेरिका में राष्ट्रपति अकेले नहीं कर सकता, वहां की कांग्रेस करती है। और यही वजह है कि डेमोक्रेट नेताओं ने इसे साफ शब्दों में कहा कि दिस इज एन इम्पेकेबल ऑफेंस, यानी ये एक महाअभियोग के लायक अपराध है। सीनेटर स्कॉट विनर ने इसे अवैध आक्रमण कहकर महाअभियोग लाने की अपील भी अपनी पार्टी से की है। हालांकि हकीकत यह भी है कि अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन का बहुमत है। ऐसे में ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग पास होना मुश्किल ही लगता है। लेकिन राजनीति में हर लड़ाई वोट से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां नैरेटिव से लड़ी जाती हैं और अमेरिका में डेमोक्रेट्स इसी नैरेटिव को सेट कर रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका का फैसला एक तरफा ले रहे हैं, तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं। डेमोक्रेट्स इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालात तेजी से बदल भी रहे हैं और अगर ये विवाद बढ़ा तो अमेरिका में 2026 का पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरीके से बदल भी सकता है। डिपेंड करता है कि अमेरिका की जनता और खासकर रिपब्लिकन के सपोर्टर्स कितना स्विच करते हैं, कितना शिफ्ट करते हैं डेमोक्रेट्स की तरफ। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का रुख जो था सुरक्षा प्लस संसाधन प्लस चीन को रोकने की रणनीति से जुड़ा है, क्योंकि ये आर्कटिक शिपिंग रूट के बहुत करीब से है। अमेरिका के लिए रूस और चीन पर नजर रखने का परफेक्ट पॉइंट भी है। हालांकि यहाँ पहले से अमेरिकी मिलिट्री बेस मौजूद है, लेकिन असली खेल रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर लगता है, क्योंकि आज की तारीख में रेयर अर्थ मेटल्स पर चीन का दबदबा है। रेयर अर्थ मेटल्स मतलब वो खनिज पदार्थ जो मोबाइल फ़ोन में, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज बनाने में, कार बनाने में आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसकी बहुत तेज़ी से मांग बढ़ी है।
चीन ग्रीनलैंड में माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से निवेश कर रहा है। ऐसे में अमेरिका को इस बात का डर है कि अगर चीन यहां मजबूत हुआ तो भविष्य की टेक्नोलॉजी उसके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल आज की तारीख में नैनो चिप से लेकर आधुनिक हथियारों के लिए बहुत जरूरी है। यही वजह है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को रणनीतिक मोर्चे की तरह देख रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इस तरीके से ट्रंप जो है वो अब चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। दुनिया में विरोध हो रहा है, देश के अंदर विरोध हो रहा है। क्या होगा अमेरिका की राजनीति का, उस पर लगातार चक्रव्यूह की नजरें बनी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। ये बात उत्तराखंड के अंकिता भंडारी केस की है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर इन दिनों उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है। जनता सीबीआई जांच की मांग और वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग कर रही है। रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध बढ़ता हुआ देखकर अब कमान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद संभाल ली है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धामी से मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। धामी ने कहा कि सरकार इस संवेदनशील घटना पर बहुत गंभीर है। जैसे इसकी जानकारी मिली तुरंत एक्शन लिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उन्हें उम्र कैद की सजा भी इसीलिए मिली कि उनकी सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ इस केस को परसू किया। प्रकरण है कि बहुत ही संवेदनशील है और हम सब लोगों के लिए, क्योंकि राज्य की दृष्टि से हम सब की बेटी बहन जो भी उस समय में घटना हुई वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और हम सब लोग बहुत आहत हुए। तो जैसे ही मेरे को मालूम चला, सूचना आई कि इस प्रकार की घटना हुई है, हमने तत्काल पुलिस विभाग को, अन्य प्रशासन को तत्काल कहा कि जैसे भी होता है सब जो भी इसके आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में एक तरफ लोग वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कथित वीआईपी के आरोपों में घिरे दुष्यंत कुमार गौतम, जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, अपनी आज लोकेशन सार्वजनिक कर दी। इन्हीं पे इल्जाम है कि यही वीआईपी थे। दुष्यंत गौतम इसे विपक्ष की सुनियोजित साजिश बता रहे हैं। दरअसल 18 सितंबर 2022 को पौड़ी के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। 24 सितंबर 2022 को उसका शव बरामद किया गया था। इस दौरान दुष्यंत गौतम कहाँ थे, इसका कोर्ट में उन्होंने बाकायदा याचिका कर विस्तृत ब्यौरा सौंप दिया है। आइए अब हम आपको ये सब हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। ग्राफिक्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, जो कि दिखा रहे हैं कि 10 सितंबर से को वो नई दिल्ली में हुआ करते थे, 13 सितंबर को वो नई दिल्ली में थे, 14 सितंबर को भी वो नई दिल्ली में थे, 15 सितंबर को भी नई दिल्ली में थे, 16 तारीख को उत्तर प्रदेश में थे, 17 तारीख को फिर नई दिल्ली में थे, 18 तारीख को फिर नई दिल्ली में थे, 19 तारीख को वो ओडिशा चले गए थे, 20 सितंबर को वो नई दिल्ली में थे। तो ये तमाम आंकड़े देखकर उन्होंने साबित करने की कोशिश की है दुष्यंत गौतम ने कि घटना के दिन वो उस रिजॉर्ट में मौजूद नहीं थे, जिसकर लेकर उन पर इल्जाम लग रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अंकिता भंडारी का केस राजनीति के चलते, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते उत्तराखंड में गरमाया हुआ है और आगे भी गरमाता रहेगा। कल कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है, जो दुष्यंत गौतम ने अपनी पिटीशन लगाई है। अब आखिर में वक्त हो गया है पब्लिक व्यू का। चक्रव्यूह के दर्शक क्या लिखकर भेज रहे हैं वो हम जरूर उसको स्थान देते हैं। गर्वित कुमार हैं, वो पोस्ट करते हैं कि ट्रंप को दादागिरी छोड़कर यूएस पर ध्यान देना चाहिए। एक और कमेंट आया है कनक रौतेला का, उत्तराखंड की बेटी को हर हाल में इंसाफ मिले, ये इंश्योर होना चाहिए। कनक रौतेला लिखते हैं। तो आप भी अगर कोई आपकी राय है हमारी स्टोरीज को लेकर तो #चक्रव्यूह के साथ जरूर हमको लिख के भेजें। हम इस शो में आपको आपके कमेंट्स को जरूर जगह देने की कोशिश करेंगे। तो आज मेरे साथ इतना ही। अब आपसे कल शाम 6:57 मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से शुभ रात्रि।